कन्नौज से आप जो चुनाव हारे आपके सांसद सुब्रत पाठक, बहुत मजबूती से आप लोगों ने चुनाव लड़ाया, लेकिन अखिलेश जी जब खुद चुनाव लड़ने चले आए तब ऐसा लगा माहौल आपके पक्ष में नहीं रह गया। आपने कहा जनता के नब्ज में वो मुद्दा बैठ गया आरक्षण का, इस वजह से नुकसान हुआ। आपने कहा कि सोशल मीडिया की वो इस तरह से प्रचार नहीं कर पाए, जो उन्होंने झूठ फैलाया उसको हम लोग टैकल नहीं कर पाए। अब आने वाले समय 2027 में चुनाव होना है, जो अगर विपक्ष ने झूठ फैलाया उसको आप कैसे काउंटर करेंगे, और जो आपकी पराजय हुई 2024 में उसको कैसे देखते हैं? मैंने कह दिया काट की हंडी है। अखिलेश जी पूरे पीडीए को रोक रहे थे कि नहीं जाना है, और वहाँ पे कमियों को गिना रहे थे। अपना रात अंधेरे में ना आए। वो तो दिन में गए थे, दोपहर में ना आया था जाकर। हाँ, दोपहर में गए तो सबको आह्वान करना चाहिए था। हाँ। वो स्नान के लिए क्यों अकेले चले इंडिया गए? गठबंधन के बाकी सदस्य भी जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। आपको क्या लगता है राहुल जी नहीं गए, इसका नुकसान होगा उनकी पार्टी पर? उनके और नेता गए लेकिन राहुल जी नहीं जा पाए। देखिए, सनातनी लोग वहाँ स्नान करने गए थे, उनके मन में सनातन ही नहीं, वो क्यों जाते? नहीं गए। कांग्रेस कह रही है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी नहीं गए, तो क्या वो भी सनातनी नहीं है? इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है। द खबरनामा देख रहे हैं आप। स्वागत है एक नए दिन में और एक नए वीडियो में। अपना खास कार्यक्रम संवाद लेकर हम हाजिर हैं। संवाद में हम नए नए मेहमान लेकर आते हैं, जनता से जुड़े जन सरोकार के मुद्दे उठाते हैं, ऐसे लोगों को लाते हैं जिनके बारे में जनता जानना चाहती है, जिनके जो हमारे जीवन में बहुत अच्छे पदों पर लोग पहुंच जाते हैं लेकिन उनके बारे में लोग जान नहीं पाते हैं। उनको और गहराई से लोग जानना चाहते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो या राजनेता हो। विभिन्न विभिन्न तरीके के लोगों को हम लाते रहते हैं और आपसे रूबरू कराते रहते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ जो आज के हमारे मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ऐसी शख्सियत जो भारतीय जनता पार्टी कन्नौज के जिला अध्यक्ष हैं, छात्र जीवन से निकले हैं। इनका नाम है वीर सिंह भदौरिया। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, जैसा हमने आपको बताया, लेकिन छात्र जीवन से निकले हैं। छात्र राजनेता कम निकलते हैं अपने देश में, क्योंकि चुनाव बंद हो चुका है छात्र संघ का। तो इन्हीं से विस्तार से वार्ता करेंगे और समझेंगे छात्र जीवन से राजनेता बनने तक का इनका सफर कैसा रहा, कितनी कठिनाई है इनको जीवन में, और कैसे ही आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के पद तक पहुंचे। तो आज इन्हीं से करेंगे चर्चा। सर, स्वागत है हमारे चैनल द खबरनामा पर। सबसे पहले सर हमारा यही सवाल, कैसे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं? नमस्कार सौरभ जी, मैं विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, निश्चित रूप से मैं गौरव महसूस करता हूं कि मैं उसका भारतीय जनता पार्टी का जनपद का अध्यक्ष हूं। आप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, जैसे हमने आपको बताया। तो कन्नौज के आप जिला अध्यक्ष हैं, मूल निवासी भी आप कन्नौज के कि कहीं बाहर रहते हैं? कन्नौज में आप जिला अध्यक्ष बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी? कन्नौज जनपद में ही तिरवा विधानसभा है, उसमें एक छोटा सा गांव है बीरहार। मैं वहां का रहने वाला हूं। ग्राम सभा हमारी खैरनगर है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में कुछ बताएं। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, कैसे आप राजनेता तक पहुंचे, और छात्र जीवन के बारे में आपकी रुचि कैसी थी? छात्र राजनीति में कैसे आपकी रुचि जागी? पहले तो मैं वहीं प्राइमरी पाठशाला का खैरनगर का पढ़ा हुआ हूँ। वहीं मैंने कक्षा 5 तक की शिक्षा अध्ययन किया। उसके बाद में कक्षा 8 में बेवर में पढ़ने चला गया था। कक्षा 6 से लेकर 8 तक मैंने वहाँ शिक्षा अध्ययन किया। उसके बाद डीएन कॉलेज में मैंने प्राथमिक शिक्षा अध्ययन किया। उसके बाद में जो डिग्री कॉलेज, पीएसएम डिग्री कॉलेज में शिक्षा अध्ययन किया। आप छात्र संघ के जैसे अध्यक्ष भी रहे पीएसएम कॉलेज के। माना हुआ चुनाव होता था जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है एनएसयूआई और एबीवीपी का, यहाँ पे भी बहुत बड़ा जलवा हुआ करता था एक तरीके से। हमें खुद याद है कि छात्र संघ का जो चुनाव पीएसएम में होता था, बड़े बड़े होल्डिंग पोस्टर टेम्पो में, ये ऑटो में, इस तरीके के लोग इस्तेमाल किया करते, बड़ा चुनाव माना जाता था। दोनों पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती थी। आपने वो चुनाव लड़ा, छात्र राजनीति में अध्यक्ष भी बने, उस समय को कैसे याद करते हैं? मैं जब बेवर में पढ़ता था जूनियर हाई स्कूल में, तो मैं इधर से एक बस पे बैठ के निकल रहा था। तो उस समय के यहाँ पे छात्र संघ के अध्यक्ष अनुज मिश्रा कक्का जी थे जी। कक्का जी वहाँ पर एक छोटा सा सांकेतिक जाम लगाए हुए थे और तेज आवाज में बोल रहे थे कि पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो मैं बस पे बैठा ही मैं देख रहा था कि बहुत अच्छा छात्र नेता है, और इससे प्रेरणा ली और लगभग उसी समय से संकल्प ले लिया है कि मैं शिक्षा अध्ययन करने के बाद में यहाँ पीएसएम डिग्री कॉलेज में जरूर छात्र संघ अध्यक्ष बनने का प्रयास करूंगा। और 1997 में मैं यहाँ पर चुनाव, यहाँ पर एडमिशन 96 में हमने कराया। 97 में मैं चुनाव लड़ा और 97 में चुनाव में हार गया था। फिर 1998 में मैं चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक वोटों से पीएसएम डिग्री कॉलेज में मैं चुनाव जीता। जब आप चुनाव जीते तो आपको लगा कि छात्र जीवन में ही जो राजनीति कर ली बस यहीं तक रहना चाहिए, इसके बाद आगे व्यापार में चला जाना चाहिए या नौकरी पेशे में चला जाना चाहिए, या आपको लगा नहीं अब हमें राजनीति में ही जाना है या भारतीय जनता पार्टी को ही ज्वाइन करना है? मैं अपने दोस्तों के बीच में चर्चा करता था कि लोगों को शौक होता है कि वो नौकरी करेंगे, और हमारी शुरू से ये इच्छा थी
कि मैं राजनीति में आके जनसेवा करूंगा। निश्चित रूप से मुझे उसमें कामयाबी भी मिली है। अब सर ये बताइए, जैसे छात्र जीवन में जो आपने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, कन्नौज का बहुत अच्छा चुनाव, अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते थे, उनका भी संगठन था समाजवादी पार्टी का, आपका एबीवीपी का, तो जो चुनाव होता था बहुत पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो ये लगता था कि दोनों पार्टियों की विचारधारा का चुनाव हो रहा है। उस समय चुनाव लड़ना, उस समय भी ऐसी राजनीतिक संघर्ष होता था कि लगता था कि नहीं, आपसी सहमति से चुनाव हो जाता था छात्र संघ का? नहीं, आपसी सहमति नहीं, जीत के लिए प्रतिस्पर्धा होती थी। खूब अच्छी तरीके से अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते थे। और लोग वहाँ जब पीएसएम महाविद्यालय में चुनाव होता था तो चाहे वो किसी दल के लोग हों, उस चुनाव को लोग देखने आते थे, क्योंकि उस चुनाव देखने में एक तरफ हमारी लाभी होती थी, एक तरफ हमारे प्रतिद्वंदी की लाभी होती थी, तो लोगों को वो चुनाव देखने में बड़ा मजा आता था। और हम लोग भी पूरी शिद्दत के साथ अपने अपने कैंडिडेट को जिताने का प्रयास करते। छात्र राजनीति में तो आपको सफलता मिली, आप छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव भी जीत गए, राजनीति में बहुत देर हो गई आपको उतनी सफलता मिलती मिलती, इसमें क्या कारण आप मानते हैं? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है, बहुत बड़ा राजनीतिक संगठन है, और इसमें हमारे जैसे साधारण परिवार का व्यक्ति यदि भारतीय जनता पार्टी के जनपद का जिला अध्यक्ष हो जाता है तो मुझे मेरा मानना है कि बहुत बड़ी कामयाबी। आप यानी वीर सिंह भदौरिया, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, पूर्व सांसद सुब्रत पाठक और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता नवाब सिंह यादव, लोग यहाँ तक कहते तीनों लोग एक क्लासमेट थे, बहुत अच्छे मित्र थे। क्या राजनीति में दो लोग एक पार्टी में रह गए, एक दूसरी पार्टी में चला गया तो विचारधारा आड़े आती है? लगता है कि नहीं, कटुता का भाव राजनीति में हो सकता है लेकिन आपसी जीवन में नहीं? देखिए, मैं एक क्लास में नहीं पढ़ता था, बल्कि कॉलेज मेट था। अच्छा, ये अफवाह है कि क्लासमेट थे? हाँ, क्लासमेट नहीं थे। पहले वहां पर नवाब सिंह हमसे सीनियर थे। अच्छा। वो वहाँ पे पढ़ा करते थे, और उसके बाद मैं आया, और सुब्रत जी हमारे जूनियर हैं, वो हमारे बाद में वहाँ पे शिक्षा अध्ययन करने आए। और मेरी टीम के लिए तो बहुत बड़ा, मैं ये कहता हूँ, मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी टीम का एक सदस्य सांसद बना, और मुझे भी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी मिली है। तो मैं तो जो छात्र संघ की टीम के हमारे साथी इतनी कामयाबी पाए हैं, निश्चित रूप से मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि 3 दोस्तों में 2 दोस्त बहुत आगे राजनीति में निकल गए, एक दोस्त थोड़ा सा पीछे रह गया, इसमें कुछ लगता है आपको ऐसा हुआ? वो कौन दोस्त पीछे रह गया? आपके ऊपर लोग कहते हैं कि जो आपको कद मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, ये दोस्त बहुत तेजी से राजनीति में आगे चले गए। अब ये कहना गलत है। ये कहना गलत है? भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आप बन चुके हैं। जी। ऐसा होता है आपकी पार्टी में कि विचारधारा आड़े आ जाए? नवाब सिंह यादव के साथ जो हमने आपसे सवाल पूछा, कटुता का भाव राजनीतिक स्तर पे रहता है कि व्यक्तिगत स्तर पे व्यवहार अच्छा रहता है? मेरा व्यक्तिगत, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, वो किसी अन्य विचारधारा को बिलोंग करने वाले लोग हैं, और मैं राष्ट्रवाद को के साथ चलने वाला लोग। नरेंद्र राजपूत आपके जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें सुब्रत पाठक सांसद बन गए, उसके बाद 5 विधानसभा लगती है आपकी लोकसभा के हिसाब से, 4 में विधायक बन गए। जब आप जिला अध्यक्ष बने तो आपके कार्यकाल में लोकसभा पार्टी हार गई, लेकिन 4 विधानसभा पार्टी जीत गई। एक विधानसभा में आप हार गए, विधुना विधानसभा में। क्या लगता है आपको, क्या कमी रह गई जो आप लोकसभा हार गए और 5 विधानसभा आप नहीं जीत पाए? ये लोकसभा का चुनाव एक ऐसा चुनाव था कि जो विपक्षी दल थे वो इतना भ्रामक प्रचार कर रहे थे, जनता उनके बहकावे में आ गई और हमारा नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद में जो बाई इलेक्शन है उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। निश्चित रूप से पार्टी चुनाव दर चुनाव निश्चित रूप से कामयाब होती चली जाएगी। जैसे नरेंद्र राजपूत जिला अध्यक्ष जीते, उन्होंने 4 विधानसभा जीती, आपने भी 4 जीती, लेकिन लोकसभा जैसे हमने कहा हार गए आप। क्या कारण रहे जो आपने बताया? ये आरक्षण का जो मुद्दा उठाया अखिलेश जी और राहुल जी ने, ये चला कन्नौज में भी आपने देखा होगा, चला, आपको लगता था जनता की नब्ज में बैठ गया था ये मुद्दा? ये मुद्दा चला। हाँ। और लोग झूठ बोलकर उनको जनता को फांस लिया इन्होंने, और जनता बहकावे में आके इनको वोट कर गई। आपकी सोशल मीडिया की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी एक समय, लेकिन इस मुद्दे को आप लोगों ने इसकी काट क्यों नहीं ढूंढ पाई? इतने दिन चुनाव चला, जनता के बीच में आप क्यों नहीं मैसेज दे पाए कि जो मुद्दा है गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को आप लोग? ये बात उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे कही, हमने अपने प्लेटफॉर्म कही, लेकिन झूठ एक आध बार चल जाता है, लेकिन ये विश्वास रखिए, काट की हंडी एक बार चढ़ती है और वो एक बार चढ़ चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी नित्य प्रतिदिन ऊंचाइयों पर बढ़ेगी। वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं, क्या मूलभूत सुधार करना चाहेंगे जिला कैडर में?
कैसे संगठन को बिल्ड करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में 2027 में चुनाव है, अभी पंचायत चुनाव होना है, क्या आपकी रणनीति रहेगी? क्योंकि 3 विधानसभाएं लगती हैं आपके जिले में, तीनों को जीतना चाहेंगे या लगता है कि बार चुनौती थोड़ी बड़ी होगी? नहीं, तीनों को जीतना चाहेंगे और बड़े अंतर से जीतना चाहेंगे। उसके लिए जरूरी है कि एक अच्छा संगठन का गठन हम लोग कर पाए। निश्चित रूप से मैं जिला अध्यक्ष जरूर बन गया था, लेकिन गठन करने का अवसर हमें नहीं मिला था। अब आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, एक अच्छा संगठन जनपद में तैयार करेंगे और बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः जनपद में अपना परचम लहराएगी। कन्नौज से आप जो चुनाव हारे, आपके सांसद सुब्रत पाठक, बहुत मजबूती से आप लोगों ने चुनाव लड़ाया, लेकिन अखिलेश जी जब खुद चुनाव लड़ने चले आए तब ऐसा लगा माहौल आपके पक्ष में नहीं रह गया। आपने कहा जनता के नब्ज में मुद्दा बैठ गया आरक्षण का, इस वजह से नुकसान हुआ। आपने कहा कि सोशल मीडिया की वो इस तरह से प्रचार नहीं कर पाए, जो उन्होंने झूठ फैलाया उसको हम लोग टैकल नहीं कर पाए। अब आने वाले समय में 2027 में चुनाव होना है, जो अगर विपक्ष ने झूठ फैलाया उसको आप कैसे काउंटर करेंगे, और जो आपकी पराजय हुई 2024 में उसको कैसे देखते हैं? मैंने कह दिया, काट की हंडी एक बार चढ़ती है, वो चढ़ चुकी है और जनता इनके झूठ को समझ चुकी है। अब निश्चित रूप से जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। एक बार पुनः कन्नौज जनपद में भारतीय जनता पार्टी का परचम जनता लहराएगी। आपकी पार्टी में भी ये लोग कहते हैं आपसी फूट होती रहती है समय समय पर। अभी कुछ समय पहले की चर्चा थी, मीडिया में भी खबरें आई कि हसेरन ब्लॉक में अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी हो गई, लेकिन अंतिम समय में उसको वापस लिया गया। क्या ऐसी चर्चाएं अंदर खाने होती है आपसी फूट की? नहीं, आपसी फूट कोई नहीं थी। विपक्ष के कुछ नेता वहां पर अविश्वास लाना चाहते थे, लेकिन हम सब लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक सामूहिक प्रयास करके, वहां के एमएलए ने, वहां हमारे पूरे जनपद के संगठन ने, हमारे सारे जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर उस अविश्वास को बचा लिया। अच्छा, तो अब हसेरन जो ब्लॉक प्रमुख का मामला था वो पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया गया, कोई वहां पे आपसी फूट नहीं है? कोई समस्या नहीं। जो आपसी फूट हुई थी, जिन नेताओं ने विद्रोह किया था, उनके ऊपर आपने कोई एक्शन लिया? कोई आपसी फूट हुई नहीं थी। आपकी पार्टी में जिनका नाम चिन्हित किया गया था, उन्होंने जब उनके पक्ष में, हमारे ब्लॉकों के पक्ष में मतदान हुआ, उन्होंने स्वयं उनको वोट दिया। जैसा बताया जाता है, सुब्रत पाठक, नवाब सिंह यादव, वीर सिंह भदौरिया, राजनीतिक मतभेद अपनी जगह, लेकिन आपके व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं। नवाब सिंह यादव वर्तमान में जेल में है, क्या आपको लगता है उनको जेल में होना चाहिए, या आपको उनके जेल जाने पर आप क्या सोचते हैं एक मित्र के हिसाब से? देखिए, जिस तरीके आरोप उन पे लगे हैं, निश्चित रूप से बहुत घिनौने आरोप लगे हैं। अब न्यायालय फैसला करेगा कि उनके साथ क्या न्याय होता है। कोर्ट में मामला है तो उस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अब अखिलेश यादव ने कहा कि नवाब सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं या कार्यकर्ता हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मदद की, अपने मित्र सुब्रत पाठक की मदद की, ऐसा तक आरोप लगाया उनके कार्यकर्ताओं ने और अखिलेश यादव ने। ऐसा लगता है आपको कि बुरे वक्त में नवाब सिंह यादव का अखिलेश जी द्वारा साथ छोड़ देना कहीं ना कहीं उनकी गलती थी? मैं तो कहूँगा निश्चित रूप से जब उन पे इस तरीके के एलिगेशन लगे, कोई भी राजनीतिक पार्टी होगी, कोई नेता होगा, अपना पल्ला झाड़ता हुआ नजर आते रहे, उन्होंने झाड़ दिया। लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव ने पीडीए का फार्मूला दिया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक या आदि आबादी। उस फार्मूले से भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। उसमें कन्नौज में भी आपको हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या ऐसा फार्मूला है जो उस पीडीए के फार्मूला को काउंटर कर सके या उसकी काट कर सके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उनके उनका पीडीए वही है, अपना परिवार बचाओ। वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस झूठ पीडीए का सारी काट कर ली है। और आपने देखा होगा कि कुंभ के माध्यम से पूरा सनातनी सब एक हो गया है और लगभग 65 करोड़ लोग वहां पर कुंभ स्नान करने गए। निश्चित रूप से ये एक नए युग की शुरुआत है और योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में एक बार देश पुनः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके एक नया इतिहास रचेगा। महाकुंभ की आपने बात की, 65 करोड़ लोग गए, कुछ हादसे भी वहां पे हुए, 30 से 35 लोग सरकार ने भी माना कि वहां पे खत्म हुए। आपको लगता है कि उतने इंतजाम नहीं थे जितनी सरकार ने कहा कि हमने तैयारियां कर रखी थी, ये हादसा जो हुआ इससे ज्यादा नुकसान हुआ? देखिए, जो वहां गया नहीं उसको ये लग रहा कि इंतजाम नहीं थे। मैं तो देख रहा था एक मसाला की पुड़िया भी कुंभ में कहीं पड़ी दिख नहीं रही थी। साफ सफाई बहुत थी, इतनी शानदार सफाई और वहां पर एक शानदार व्यवस्था थी। जो वहां गया होगा उससे आप किसी से पूछ के देख लीजिए, बहुत शानदार व्यवस्था थी। निश्चित रूप से छोटे पूरे आयोजन भी घरों में होते हैं तो किसी न किसी प्रकार का हादसा हो जाता है। उस हादसे से हम भाजपा परिवार के लोग दुखी हैं,
निश्चित रूप से जो लोग जिनके परिजन वहाँ पर हताहत हुए हैं उनके प्रति हमारी पूर्ण संवेदना है। अखिलेश जी कुंभ स्नान करने गए लेकिन राहुल जी कुंभ स्नान करने नहीं गए, इस पर क्या सोचते हैं? वो तो ऐसे ही हैं, अखिलेश जी पूरे पीडीए को रोक रोक रहे थे कि नहीं जाना है, और उनकी वहाँ पे कमियां गिना रहे थे, अपना रात के अंधेरे में नहाए। वो तो दिन में गए थे, दोपहर में नहाया था जाकर। हाँ, दोपहर में गए तो सबको आह्वान करना चाहिए था कुंभ स्नान के लिए, क्यों अकेले चले गए? इंडिया गठबंधन के बाकी सदस्य भी जाते। हम बिल्कुल जाते हैं। आपको क्या लगता है राहुल जी नहीं गए, इसका नुकसान होगा उनकी पार्टी पर? उनके और नेता गए लेकिन राहुल जी नहीं जा पाए। देखिए, सनातनी लोग वहां स्नान करने गए थे, उनके मन में सनातन है ही नहीं, वो क्यों जाते? नहीं गए। कांग्रेस कह रही है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी नहीं गए, तो क्या वो भी सनातनी नहीं है? इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। संघ प्रमुख जी बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, हम उनके बारे में क्या कहेंगे, नहीं बोलना चाहेंगे। अब जैसे कि कुंभ की आपने बात की, बहुत व्यापक स्तर से कुंभ का आयोजन हुआ, बहुत ज्यादा लोग वहां पे आए, विदेशों से लोग आए, 65 करोड़ का सरकार ने आंकड़ा दिया कि वहां पे लोग स्नान करने गए। इसी तरीके से अयोध्या में भी बहुत विकास कार्य करवाए गए। जितने धार्मिक सिटी है वहां पे उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ज्यादा ध्यान देती है विकास कार्य कराने में। कन्नौज भी इत्र की नगरी है, इतिहास की नगरी है। सरकार से आप आह्वान करेंगे, आपके मंत्री भी असीम अरुण है, कि इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, कन्नौज में कुछ और विकास कार्य हो, इसको भी लोग धर्म की नगरी के रूप में जाने। देखिए, माननीय मंत्री जी जिस दिन से यहाँ पर एमएलए और मंत्री बने हैं, रोजाना एक नया प्रयास कर रहे हैं वो कन्नौज के विकास के लिए। कन्नौज के लोगों को आपने देखा होगा, अभी विधानसभा सत्र में यहाँ से कार्यकर्ता लेके गए, कुंभ स्नान के लिए भी उन्होंने गाड़ियां मंगा के बुजुर्ग जनों का वहां पर स्नान कराया। और आप यदि कुंभ गए हो तो आपने देखा होगा जो समाज कल्याण की व्यवस्था थी, इतनी शानदार व्यवस्था थी कि लग रहा है कोई 5 स्टार होटल बना हुआ। और जो भी कन्नौज से जाते थे लोग या प्रदेश से लोग जाते थे, वो उसमें विश्राम करते थे और वहाँ पे भोजन का भी इंतजाम था। निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से समाज कल्याण विभाग को जो कुंभ में उनकी व्यवस्था थी उसकी सराहना करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो कन्नौज को उस तर्ज पर डेवलप करने की सोच रहेगी सरकार की, प्रयागराज या अयोध्या, काशी, इस स्तर से कन्नौज को डेवलप किया जाए, धार्मिक नगरी के रूप में इसका भी उभार हो। धार्मिक नगरी में आपको बता दूं कि गौरी शंकर मंदिर हमारे यहाँ है, उसमें भी एक बड़ी धनराशि अवमुक्त करा के माननीय मंत्री जी लाए हुए हैं। माता अन्नपूर्णा में भी एक बड़ी धनराशि आई हुई है। निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी को अभी 2-2.5 साल हुआ है। आप विश्वास रखिए कि माननीय मंत्री जी एक रोज नया प्रयास कर रहे हैं, पूरे कन्नौज को विकास की दृष्टि में आगे ले जाने का काम करेंगे। अब जैसे अखिलेश जी कुंभ पर लगातार सरकार को घेरते रहे, इस पर अध्यक्ष जी आपसे एक सवाल है कि वो लगातार कहते हैं कि लखनऊ और दिल्ली का इंजन आपस में टकराता रहता है, लखनऊ दिल्ली को सुअर कह रहा है, इस तरीके की भाषा भी उन्होंने यूज की। क्या कहते हैं, आपको दोनों मतभेद हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के बीच में जो अखिलेश जी कहते रहते हैं? बिल्कुल गलत कहते हैं अखिलेश जी। योगी जी ने कहा था कि जिसकी जैसी मंशा है, कि वहां पर जो सनातन से आस्था रखने वाले लोग थे उनको भगवान मिला, और जो वहां पर गंदगी देख रहे थे उनको सुअर मिले। मिले। तो फिर उन्होंने कहा रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई कि वहां पे गंदगी है, तो क्या लखनऊ दिल्ली को सुअर कहना चाहता है? इस तरीके के अखिलेश जी ने शब्द यूज किए, कन्नौज में आकर ही वो बोले इस मुद्दे पर। अखिलेश जी एकदम कंफ्यूज जैसे हो गए, कंफ्यूज पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस समय। मैं वो सांसद रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि आप, उन्होंने अगड़े लोगों के लिए कुछ बोल दिया। उन्होंने कहा कि अगड़े शिक्षा में बैठे हुए हैं, वो पिछड़े को और अनुसूचित को अवसर नहीं दे रहा है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगड़ों का देश के विकास में योगदान नहीं रहा है। आपने देखा होगा कि कई रजवाड़ों ने देश को एक करने के लिए अपने रजवाड़े एक करने के लिए दे दिए। आपने देखा होगा कि ब्राह्मण भी अगड़े में आते हैं। मदन मोहन मालवीय और ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने शिक्षा जगत में और देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। सीधा अगड़ों को इस तरीके से बोल देना उनके लिए गलत है, गलत मानसिकता है उनकी। अब बात करेंगे अमित शाह के ऊपर, गृह मंत्री हैं भारत सरकार में, बड़े नेता हैं आपके। लोकसभा में एक उन्होंने बयान दिया अंबेडकर को लेकर कि जितनी बार आप अंबेडकर का नाम लेते, इतनी बार अगर भगवान का नाम ले तो आपको शायद स्वर्ग मिल जाता। इसको लेकर विपक्ष ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, कहा संविधान विरोधी सरकार है, आरक्षण विरोधी सरकार है। अब अंबेडकर को भी ये गाली दे रहे हैं। इस तरीके की उन्होंने कोशिश की भारतीय जनता पार्टी को घेरने की, जैसे उन्होंने लोकसभा चुनाव घेरने की कोशिश की।
आपको लगता है इससे नुकसान हुआ पार्टी का? देखिए, उनका वीडियो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। उन्होंने कोई इस तरीके की बात नहीं कही थी कि जो अंबेडकर जी का अपमान होता। उन्होंने अंबेडकर जी का हमेशा सम्मान किया है। आपने देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ से पहले अंबेडकर जी का चित्र रखा, उनको माथे पे लगाया, और भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार अंबेडकर जी को मानने वाला है और उनका सम्मान करता है। छात्र जीवन पे भी थोड़ी चर्चा हो रही थी। छात्र राजनीति से आप निकले, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। आपको लगता है इस समय जो सरकार ने छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए, इससे युवाओं को राजनीति में आने की डगर जो है थोड़ी कठिन हो गई है? युवा राजनीति में नहीं आ पा रहा है छात्र संघ के चुनाव बंद होने, गलत हुआ या सही हुआ? नहीं, छात्र संघ का चुनाव गलत हुआ, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। मायावती जी यहाँ पर मुख्यमंत्री हुई थी, उन्होंने बंद किया था, हम लोगों ने आंदोलन भी किया था। निश्चित रूप से छात्र संघ के माध्यम से यूथ राजनीति निकल के आती है, लेकिन और माध्यम है, विद्यार्थी परिषद है, NSUI है, और हमारा ABVP है, तो उस माध्यम से भी यूथ निकल के आएगा और तो जनसेवा में लगेगा। कोशिश करेंगे सरकार शुरू करे इस छात्र संघ के चुनाव को। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? शुरू होना चाहिए छात्र संघ का चुनाव, लगता है कि बंद ही रहे तो ज्यादा बढ़िया? नहीं, इस पे चुनाव एक बार रोक लगी थी, उसके बाद में भी चुनाव हुए थे, लेकिन उसमें कुछ रूल्स बदल दिए गए थे कि एक बार ही चुनाव, चाहे हारे चाहे जीते, वो लड़ना चाहिए, और चुनाव उस रूल के आधार पे भी हुए थे। मैं तो निश्चित रूप से मांग करूंगा कि छात्र राजनीति चलनी चाहिए और चुनाव होने चाहिए। अमित शाह का जो बयान पे अभी आपने बात की, इसका नुकसान नहीं होगा आने वाले चुनाव में? दिल्ली में वैसे भी आपकी सरकार बन गई, 3 राज्यों में जीत कर आ रहे हैं, तो लगता है उस बयान को इतना ज्यादा नुकसान नहीं कर हो रहा है? अगर नुकसान होना होता तो दिल्ली में सरकार बन गई, महाराष्ट्र में सरकार बन गई, हरियाणा में तीसरी बार आ गए जी, तो यूपी में इतना नुकसान नहीं होगा जितना हो गया 2024 में। कहीं भी नुकसान होने नहीं जा रहा। जैसा आपने कहा कि कांट की आंधी दोबारा नहीं चढ़ती है जी। अब लगता है वो चला गया जमाना जब राहुल गांधी जी कह रहे थे आरक्षण विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार, ये दोबारा मुद्दे नहीं बनेंगे ना? पूरी तरीके से तैयारी है आपकी 2027 की? बिल्कुल। 5 में से कितनी सीटें जीतेंगे लोकसभा के हिसाब से, विधानसभा के? 5 में 5 बड़े अंतर से जीतेंगे। टिकटें कटेंगी अब की बार? ये ऊपर का निर्णय है, ऊपर का निर्णय है, ये ऊपर का निर्णय है। कन्नौज में हम बैठे हैं, कुछ समय पहले अभी कन्नौज रेलवे स्टेशन पे एक बड़ा हादसा हो गया, काफी लोग बहुत गंभीर अवस्था में घायल भी हुए, आप वहां खुद मौजूद थे, आपने पहली दृष्टि में देखा तो क्या लगा आपको? किसकी गलती आपको सबसे पहले समझ में आई? यह जो सरकारी अमृत योजना के तहत जिसका रेलवे स्टेशनों का डेवलपमेशन कर रही है, इसमें सरकार की क्या मंशा है? और आपको लगता है जो ये स्टेशनों की रंगत बदल रही है, सरकार ये काम कर रही है तो ये अच्छा काम कर रही है, लगता है कि इसमें कुछ भ्रष्टाचार की भी बू आती है? बहुत शानदार काम चल रहा था, वहाँ पे एक हादसा हुआ। और जो आप बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वाले लोग, समाजवादी पार्टी का एक नेता तो वहाँ पर मृत लोगों के लिए मुआवजे की मांग करने चला गया, जबकि इस घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। और उल्टे सीधे आरोप, जब इस तरीके के हादसा हो, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे यहाँ पर बीजेपी वालों का ये ठेका है, जबकि आप इसकी जानकारी ठीक तरीके से करा लें। एक समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, उनका ये रेलवे का यहाँ पर कांटेक्ट था, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी कोई कमी थी, ये एक हादसा है, हो गया। वो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये ठेका था, और आप लोग कहते हैं उनका ठेका था। आपसी खींचतान में ही वो हादसा दब गया, या ये कहें उसकी जांच अभी तक नहीं हो पाई? तो इसकी जांच आप तो मीडिया के माध्यम से जानकारी कर सकते हैं कि किनका ठेका था। ये बिल्कुल झूठ है कि भाजपा के किसी नेता का ठेका था, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री का ठेका है। जांच रिपोर्ट आएगी, उसका इंतजार है सभी को। आपको लगता है न्याय मिलेगा लोगों को? निश्चित, लोगों का कुछ नहीं है, भगवान कृपा से वहाँ पे ऐसा हुआ है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, किसी कोई गंभीर चोट नहीं लगी है। तो अब वो स्टेशन पे जो हादसा हुआ, आगे आने वाले समय में ऐसे हादसे ना हो, सरकार उसको लेकर संज्ञान में है, या आप लोग क्या सरकार? इसी विषय की अच्छी तरीके से जांच हो रही है, और इसमें भी किसी भी प्रकार की अगर कोई दोष साबित हुआ तो निश्चित रूप से उसको दंड मिलेगा, और पुनः ऐसा हादसा न हुआ हो, इसके लिए नजीर पेश। नए तरीके से रेलवे स्टेशन डेवलप कर रही है सरकार, आपको लगता है होने चाहिए? बहुत डिले हो गया इसमें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर रही, तब जब रेलवे चलता था, तो मैं एक अंक के माध्यम से कहना चाहूंगा कि तब रेलवे चलती थी छुक 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 रेल चली है जीवन की, लेकिन अब
जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा चार्ज संभाला, अब रेलवे की स्थिति ये है कि सन सनासन साए साए हो रही है गांव में। इस तरीके से रेल चल रही है। निश्चित रूप से रेलवे में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। मंत्री जी असीम अरोड़ जी हैं, आपके संबंध उनसे कैसे हैं? कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं जिला अध्यक्ष बनवाने में आपको उनका बहुत बड़ा रोल है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, वो मेरे बड़े भाई हैं और निश्चित रूप से उन्होंने आज दिन तक मेरे ऊपर पूरा अपना आशीर्वाद बना के रखा हुआ है। लेकिन माननीय मंत्री जी सहित जनपद के सारे जनप्रतिनिधि हमें जिलाध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे और हैं। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई जिला अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए आपस में खींचतान शुरू हो गई कि कन्नौज लोकसभा जो चुनाव हार हुई उसमें एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ा गया, इसमें कितनी सच्चाई है? किसी भी प्रकार का कोई ठीकरा एक दूसरे के ऊपर नहीं लगा। ये भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें आवेदन मांगे जाते हैं, फिर सुझाव मांगे जाते हैं। उसी क्रम में कई लोगों ने आवेदन किए थे। अब यहाँ से फिर लखनऊ जाते हैं, लखनऊ से भी फिल्टर होकर फिर दिल्ली जाते हैं। वो सब हो गया है। जल्द से जल्द एक नए जिलाध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। आपको लगता है कंटिन्यू होंगे आप या लगता है बदलाव होगा? सब हाईकमान के ऊपर छोड़ रखा है। हमें तो ऐसा विश्वास है कि वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जब मैं जिलाध्यक्ष बना था उसमें हमें टीम गठन का अवसर नहीं मिला था और शायद पार्टी की मंशा ऐसी है कि एक बार जिसको जिलाध्यक्ष बनाया जाए उसके ही अनुसार टीम गठित की जाए और भाजपा को जनपद में मजबूत किया जाए। चुनाव लड़ते हुए या आपको लगता है हम जिला अध्यक्ष पद पे ही सीमित रहेंगे, संगठन का ही काम देखेंगे, चुनाव लड़ने का भी काम नहीं, लड़ाने का ही काम करेंगे? नहीं, मेरा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं। मेरा चुनाव लड़ाने का और अपने जनपद की 3 सीटें जीतने का मेरा लक्ष्य है। निश्चित रूप से मैं एक अच्छा मजबूत संगठन खड़ा करके 3 विधानसभा जीतने का काम। जिला पंचायत सदस्य का आपने चुनाव लड़ा, चुनाव आप वो हार गए, आपको क्या लगता है क्या कारण रहा चुनाव में हार का? या लगता है कि आपको कुछ लोगों ने हरवा दिया उस चुनाव को कि आप कहीं जिला अध्यक्ष पद तक ना पहुंच जाए? कितनी सच्चाई देखते हैं? नहीं, चुनाव मैं पहले लड़ रहा था 27 नंबर में। 27 नंबर का आरक्षण बदला। मुझे जहाँ पे तैयारी कर रहे थे उससे लगभग 40 किलोमीटर दूर चुनाव लड़ने जाना पड़ा, लेकिन वहाँ की जनता ने मुझे खूब आशीर्वाद दिया। मुझे 8,614 वोट दिए, लेकिन कुछ वोटों से हम वहाँ पर चुनाव हार गए। ये मेरा मुकद्दर था। भारतीय जनता पार्टी परिवार ने पूरी अच्छी तरीके से हमारे साथ लगकर हमें जितवाने का प्रयास किया। कोई भी भीतरघात नहीं था? निश्चित। आगे राजनीति में अभी जिलाध्यक्ष हैं आप, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो आपको मौका देगी उसी पर भरोसा करेंगे? आपको लगता है कि आप किस पद तक सोचते हैं? विधायक बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं? कोई ना कोई तो आपके अंदर मनसा होगी कि हम यहाँ तक पहुंचे। अभी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने जनपद की इस विधानसभा में 3 सीटें जीतें। पहले मैं ये काम करूंगा, उसके बाद में ईश्वर जहाँ ले जाएगा वहाँ। आपसी फूट नहीं है पार्टी में? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब लोग मिलकर काम करते हैं? बिल्कुल। कोई नाराजगी रहती है अंदर खाने? अब जिला अध्यक्ष रहते हैं, कोई नेता की नाराजगी कि इनको मौका दे दिया, हमको मौका नहीं दिया, ये जो नाराजगी आती है इनको कैसे आप टैकल करते हैं, कैसे लोगों को समझाते हैं? देखिए, ये राजनीति है, इसमें ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई बनता है तो कोई थोड़ा वो नाराज होता है, लेकिन भाजपा एक परिवार है और परिवार के लोग थोड़ी बहुत देर नाराजगी के बाद में अपने परिवार में जो मुखिया चुना जाता है उसको स्वीकार करते हैं, उसके साथ मिलकर काम। आप अध्यक्ष हैं, किस 2 व्यक्ति अगर एक पद के लिए दावेदार हैं तो उसमें से आपने एक को मौका दे दिया, तो आपको दूसरे वालों को कैसे समझाते होंगे कि नहीं ये आपसे ज्यादा लायक था? ये कहते हैं कि नहीं आगे देखेंगे आपको। देखिए, ये परिवार में मुखिया चुनने का चुनाव है। इसमें कोई दुश्मन चुनाव में प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, बल्कि एक परिवार के 2 लोग या उससे अधिक लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी जिसको मिलती है निश्चित रूप से उसका नेतृत्व स्वीकार करते हैं। अब चुनाव है 2027 में, पंचायत चुनाव जैसी भी हमने बात की, पूरी तैयारी आपने की, कह रहे 3 में 3 विधानसभाएं जीतेंगे। क्या लगता है आपको अखिलेश जी का पीडीए का फार्मूला फेल होगा, या लगता है कि बार तीसरी बार सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी, या लगता है कि बार कुछ बदलाव का भी मूड पब्लिक के अंदर? अभी बाई इलेक्शन के माध्यम से जनता ने बता भी दिया है, चेता भी दिया है कि एक बार पुनः योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आने वाली है। आप अभी पंचायत चुनाव में ही देख लीजिए, बहुत बड़ी सीटें यहाँ पर पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाली है। 2024 में जो हुआ वो नहीं होगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से नहीं होगा। आरक्षण का मुद्दा, संविधान का मुद्दा अब ये नहीं बनेगी, आपको लगता है ये अब रुक गया है? वो आरक्षण का मुद्दा एक झूठ परोसा गया था, उस पर कुछ लोग भ्रमित हो गए थे,
निश्चित रूप से मैंने कह दिया है, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है, अब नहीं चढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः देश में और प्रदेश में सरकार बनाए। कितनी सीटें आप, सीटों का आंकड़ा देंगे आपकी, ये हाईकमान के ऊपर है? हम ज्योतिषी नहीं है। ज्योतिषी नहीं है। धन्यवाद वीर सिंह जी, हमसे बात करने के लिए, बहुत समय दिया आपने। धन्यवाद, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा आपसे। तो ये वीर सिंह भदौरिया थे, जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने कहा कांट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। 2024 की लोकसभा में चुनाव में हुआ, वो 2027 में नहीं होगा। ऐसे ही आने वाले एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ हम मुलाकात करेंगे, उनसे रूबरू करवाएंगे आपको। देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा को। आप देख रहे थे संवाद। किसी नए दिन मिलेंगे। मेरा नाम था सौरभ सप्ता।